परमार और मैं आप सभी दर्शकों का आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ स्वागत करती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बैरिया बस स्टैंड में आए गुवाहाटी की बस में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। और साहिबगंज थाना क्षेत्र के गुलाब पट्टी गांव में मात्र 10,000 रुपए के लिए नवविवाहित के कर दी गई हत्या। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। बैरिया बस स्टैंड में गुवाहाटी से लौटी बस में एक यात्री की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद हड़कंप मच गया। शुक्रवार की दोपहर चलती बस में एक यात्री की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। आनन फानन में बस को बैरिया बस स्टैंड में रोका गया। घटना के बाद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची रही। मृतक की पहचान सरैया थाना क्षेत्र के रतनपुरा डीह निवासी 30 वर्षीय प्रभु राय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह गुवाहाटी के लिए एक लाइन होटल में बावर्ची का काम करता था। गुरुवार की रात बस पकड़कर घर के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में मौत हो गई। सूचना मिलते ही अय्यापुर के दरोगा चंद्रकिशोर मंडल दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक मोबाइल फोन समेत कई अन्य सामान बरामद हुआ, जिससे उसकी पहचान हुई। इसके बाद पुलिस पदाधिकारी ने इसकी जानकारी उसके परिजनों को दी। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। इधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असल कारण पता चल सकेगा। जो है बुला करके फोन करके बुलाया और उसको डेड बॉडी को लेकर के आए। इसी क्रम में उसके पास मृतक के पास से एक मोबाइल मिला। उस मोबाइल पर फोन आया तो पता चला कि उसका परिजन जो है बोला कि हम लोग यहाँ हैं, भगवानपुर में हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं। हम लोग उसको बोले कि तो लोग मैं चला जाओ। यहाँ आया है, वो पहचान किया है कि हाँ मेरा भाई। कुछ पता होता बताया है क्या? कुछ पता उतना बता रहा है, सरैया का है। बस का कुछ पता चला किस बस का है? बस उसको पता नहीं, उसके पास सिर्फ मोबाइल मिले सर। हम कहे तो चले घरे आए न, हम कहे तो भाई हमारा आ गया होगा। मोबाइल बंद बताया तो हम कहे तो भाई कोई आकर पहुंचा देगा। तो हम कहे तो बस से हम जा रहे हैं, अपना भाई को बुला कर ले आएंगे। अब सुने तो फोन किया डीएसपी साहब, सबका भाई का ऐसा बात हो गया है, सब जल्दी आइए माने हॉस्पिटल के पास। हम नहीं देखल था तो हम कहे तो देखिए सर आपको हमारा नहीं देखा हुआ है। आप मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20,000 रुपए आर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने 20,000 जुर्माना व आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में कुल 10 गवाह गुजरे। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन करते हुए आरोपी विजय सहनी को दोषी ठहराया है। गवाहों के बयान को सुनते हुए पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सत्य प्रकाश शुक्ला ने पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। बताया जाता है कि 20 दिसंबर 2019 की रात हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में दोषी विजय सहनी ने 13 वर्षीय बच्ची को गोद में उठाकर अपने छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। वहीं इस घिनौनी हरकत के बारे में किसी दूसरे को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन बच्ची ने अपने साथ घटी घटना को भाभी को बता दिया था, जिसके बाद बच्ची के भाई ने हथौड़ी थाने में आवेदन देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि बच्ची के भाई के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए 25 दिसंबर 2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 28 फरवरी 2020 को कोर्ट में आरोपी पत्र दायर हुआ था। इस पर सुनवाई करते हुए जज ने दोषी को आजीवन कारावास और 20,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा दी जाएगी। हथौड़ी का मामला है, हथौड़ी थाना कांड का 250/2019 है और ये मामला 20/12/2019 की है। पीड़िता को एक्यूज जो है विजय सहनी
वो अपने छत पर ले गए और गोदी में उठा करके और उसके साथ बलात्कार किए। जब पीड़िता आई तब अपनी भाभी को बताई, तब उनके भाई FIR दर्ज करवाए थे और आरोप पर समर्पित किया गया है 28/2/2020 को न्यायालय में। और मेरे द्वारा कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई है। सबों ने घटना का समर्थन किया है और इनको सज़ा 376 भादवी एवं 4 पौष को 71 किया गया है। आजीवन कारावास हुआ है इनका। अब 20,000 रुपये नहीं देने पर 6 महीना सजा दिया गया है और पीड़िता को प्रतिकर के लिए जिला विधि प्राधिकार को लिखा गया है। किनके द्वारा ये सजा? श्री सत्यप्रकाश शुक्ला, स्पेशल जज पॉक्सो। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये हथौड़ी थाना का मामला है। ये हथौड़ी थाना का 250-19 है। सजा जिसको हुई है उसका क्या नाम है? विजय कुमार सहनी। ये कहाँ का रहने वाला है? ये पितौजिया जगन्नाथ का रहने वाला है, उसी हथौड़ी थाना के अंदर रहने वाला है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड अपने आधे अधूरे काम को लेकर स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने जा रही है। शहर में स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2022 का आगाज हो चुका है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड भी अपनी आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने जा रहा है। मुजफ्फरपुर के अलावा पटना, भागलपुर और बिहार शरीफ को भी चुना गया है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा एकमात्र नगर भवन का कायाकल्प किया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा नहीं किया गया। आधे अधूरे निर्माण कार्यों के कारण पूरे शहर में मानसून से पहले ही जलजमाव जैसी स्थिति है। शहर के मुख्य चौक चौराहों और प्रमुख बाजारों की स्थिति यह है कि लोग अपने घरों में जल कैदी बनकर रह गए हैं। सड़कों पर पसरा जलजमाव स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को मुंह चिढ़ाता है। मुजफ्फरपुर के लोगों का कहना है कि शहर की जो स्थिति है उसे देख स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में मुजफ्फरपुर की रैंकिंग घटने की संभावना है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर मुजफ्फरपुर वासियों के साथ स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड धोखा कर रही है। मान में तो मुजफ्फरपुर का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग तो मोती झील में रहने वाले लोग हैं। साल में कम से कम 12 महीना में हम लोग 6 महीना पानी से त्रस्त रहते हैं और स्थिति तो कभी कभी ऐसी होती है कि नाली का पानी वापस जब आने लगता है तो जब सब जगह सूखा पड़ता है तो हम लोग गीला में रहते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर चारों तरफ जिस तरह से शहर का विचित्र स्थिति बना हुआ है, अगर नगर आयुक्त इस पर विशेष संज्ञान नहीं लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर को अव्वल बनाने में। तो क्या स्थिति है व्यापार की? व्यापार तो दिनों दिन गिरते जा रहा है और व्यापार गिरने का मतलब गिरने के साथ साथ ट्रेड लाइसेंस, नगर म्यूनिसिपल टैक्स सुविधा के नाम पर कुछ है नहीं। इन सब को अगर देखिएगा तो अच्छा स्थिति तो नहीं दिखता है। शहर स्मार्ट सिटी हो रहा है। स्मार्ट सिटी कागज़ पर तो हो रहा है, बड़ा प्रयास करके हमारे मंत्री जी लाए भी है। अंदर में तो स्थिति है कि आप बाइक से नहीं निकल सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी कार्य है, आप मोती झील, आपको कंपनी बाग, आपको चले जाइए उधर दीपक टॉकीज, शेखर टॉकीज के एरिया से लेकर के स्टेशन रोड के साइड एरिया तक एक दिन वर्षा हो जाए तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। 1.5 महीना से जल जमाव लगा हुआ है। ये तो लगा रहेगा। जो स्थिति है, जो सरकार का जो यहाँ कार्य करने का, एक नगर आयुक्त चाहे कोई भी नगर आयुक्त आ करके पूरे जिला को, पूरे शहर को एक बार नया आयाम नहीं दे सकता। सोच है कि कार्य करे। मैं समझता हूँ कि अभी जो मुजफ्फरपुर को मिला हुआ है नगर आयुक्त, कार्य करने के लिए वो उत्सुक रहता है। अच्छे एक ईमानदार पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को मिले, लेकिन जो सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं हो पाता। सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकॉल को 1 जुलाई से पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर व्यापारियों में अभी से ही चिंता बन गई है। जिले में आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक और थर्मोकॉल पर प्रतिबंध से जिले के सैकड़ों प्लास्टिक उत्पादक बनाने वाले फैक्ट्री और प्रिंटिंग प्रेस के बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले करीब हजारों लोग के रोजगार खतरे में पड़ गए हैं। प्रतिबंध को देखते हुए उद्यमियों ने अब बेला इंडस्ट्री एरिया में कागज, केले के थंब और पत्ते के साथ गन्ने के अपशिष्ट से प्लास्टिक और थर्मोकॉल के वैकल्पिक उत्पाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कागज से निर्मित चाय, कॉफी के कप और पानी के ग्लास का निर्माण पहले से जिले में हो रहा है, लेकिन थर्मोकॉल की प्लेट के विकल्प उपयोग के लिए अभी भी दिल्ली से मॉडल के रूप में कार्डबोर्ड का प्लेट मंगाना व्यापारियों ने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही केला के थंब के प्लेट थाली के निर्माण के लिए बेला में इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आगामी 1 जुलाई से थर्मोकॉल एवं प्लास्टिक प्लेट, कप,
ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, पीवीसी बैनर, पैकिंग पेपर, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, गुब्बारों के प्लास्टिक स्टिक सहित सभी प्रकार की प्लास्टिक और थर्मोकोल की सजावटी सामग्री पर प्रतिबंध लगना है। वहीं थर्मोकोल के कप प्लेट बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी थाली प्लेट के विकल्पों के निर्माण में हो रही है। अभी कार्डबोर्ड से बड़ी थाली व्यापारियों ने दिल्ली से मंगवाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी कीमत अधिक पड़ रही है। फिर अभी बिहार में फैक्ट्रियों में इसकी मशीन लगाई भी नहीं गई है। वहीं दूसरे दुकानदार ने बताया कि थर्मोकोल के बदले केले और गन्ने के थर्मोप्लास्टिक की प्लेट मंगवाना शुरू भी कर दिया है, पर उसकी कीमत प्लास्टिक के प्लेट से 10 गुनी पड़ रही है, जिसका सीधा असर खरीदारों के जेब पर पड़ेगा। अब शुभ अवसरों पर लोगों को खिलाना इन प्लेटों में महंगा पड़ेगा। ज़्यादा इसमें असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मिक्स में हम लोग के नुकसान है, इसमें 2-3 लाख रुपया नुकसान होगा। उसके बाद जो यूज करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे शादी ब्याह में जो 10,000 में काम हो जाता था, अब उसको 30 से 40 रुपया लेके चलना पड़ेगा। अब शादी ब्याह में एक हिस्सा बना के चलना पड़ेगा डिस्पोजल का, कि ये भी एक ज़रूरी की आइटम है। पहले होता था कि 1,000, 1,500, 2,000 में काम हो जाता था, भोज भात के पता गिलास लेकर आदमी काम चला लेता था। अब ऐसा नहीं है। एक प्लेट का कीमत 8 रुपया है। अगर एक हज़ार आदमी का भोज कराने के बाद 8,000 रुपया खाली पत्ता में लगेगा, गिलास में लगेगा, कटोरी में लगेगा। मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार रुपया एक आदमी के सिर्फ पत्ता गिलास में लगेगा। अब आप लोगों का कितने का नुकसान होगा? हम लोग के तो कम से कम 3-4 लाख रुपया का नुकसान एक तारीख को होबे करेगा, उसमें कहूँ से कोई शक नहीं है। स्टॉक बचा हुआ है, उसका क्या कीजिएगा? अब स्टॉक देखिए क्या किया जाएगा, नहीं होगा तो उसको फूंक दिया जाएगा, नगर निगम वाला को दे देंगे, उठा के ले जाएगा। क्या करेंगे हम लोग रख के उसको? फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, 4 दिन है, जो बिक जाएगा सो बिक जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको। समय की मांग करते हैं कि हमको समय दिया जाए। जी हाँ, समय अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। अब तो समय मिलेगा तब ना, नहीं मिलेगा बोझ पड़ेगा। जी, इसमें जो छोटा मोटा दुकानदार है जो उससे ज़िंदगी जीता था, वो तो साफ ख़त्म हो जाएगा। हम लोग है कोई और चीज़ के धंधा करके चला लेंगे। मान के बड़ा जो व्यापार है, सो छोटा व्यापार जो 10,000, 20,000, 50,000 लगा के पत्ता गिलास बेचता था, वो तो साफ खत्म हो जाएगा इसमें। जामुन की मिठास अन्य आम लोगों से दूर होती जा रही है। पिछले वर्ष की अपेक्षा जामुन की कीमतों में 4 गुना इजाफा हुआ है। जामुन के अभी के दाम बाजार में उपलब्ध कई महंगे माने जाने वाले फलों से अधिक चल रहे हैं। इस समय खुले बाजार में जामुन के दाम न्यूनतम 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यहाँ तक कि देशी थोड़ी कठोर और कम गुणवत्ता वाली जामुन की 160 से 200 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जा रही है। इतनी महंगी होने के बावजूद जामुन के ग्राहक इसे खूब पसंद कर रहे हैं। महंगे होने के कारण सामान्य वर्ग के उपभोक्ता जामुन 1 या 2 पाव तक ही खरीदने के लिए मजबूर है। क्या लगता है और फल की अपेक्षा इस फल का रेट बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है? ज़्यादा तो है। वहीं इस समय जामुन के दाम सेब से भी लगभग 2 गुने अधिक चल रहे हैं। मधुमेह जैसी बीमारी में जामुन अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है, इसलिए इसे खरीदने वालों में मधुमेह के मरीजों की संख्या भी खासी बताई जा रही है। जामुन का सीजन अभी करीब 3 सप्ताह तक और चलने वाला है। कॉफी अबे नहीं करता है, दुकान लगाना ही नहीं देता है। चिंदी वाला के लिए, हार्ड वाला के लिए बहुत फायदा चीज है। लेके बैठे हुए हैं, एगो गौकी के दर्शन नहीं देख रहे हैं, क्या करें? बाल बच्चा है कैसे पाले? इतनी को जामुन लेके बैठे हुए, एगो गौकी नहीं आ रहा है, न गौकी देख रहे हैं। कैसे किलो बेच रही हैं? बेच लेते हैं 160 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। जैसे गौकी आया दे दिए, नहीं बिकता है तो कम करके दे देते हैं। बाकी बहुत फायदा चीज है ये। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। द्वितीय सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है।
हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं। और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं। और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए
यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल ना आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर बाबा गरीबनाथ न्यास समिति अभी से ही जुट गई है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से प्रतिबंधित कांवड़ यात्रा इस बार फिर से शुरू होगी। इसकी तैयारियों को लेकर बाबा गरीबनाथ न्यास समिति अभी से जुट चुकी है। मंदिर प्रबंधन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। कांवड़ यात्रा में इस बार पहले से ज्यादा कांवड़ियों के आगमन को लेकर शहर के 6 प्रमुख चौक चौराहों पर बड़े स्क्रीन पर लाइव जलार्पण दिखाने की व्यवस्था की जा रही है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि कांवड़ यात्रा में आने वाले कांवड़ियों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा पूरी तरह से बाधित रही है, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य होने से कांवड़ यात्रा संचालन हो सकेगा। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन को ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 साल से बाधित रही कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेवा दल के सदस्यों को लगाया जाएगा। इस बार भी कांवड़िया अर्घा के माध्यम से जल अर्पण कर सकेंगे, साथ ही अपने जलार्पण का लाइव प्रसारण भी देख सकेंगे। मंदिर प्रबंधन जो उनकी अपनी व्यवस्था है मंदिर प्रबंधन की, वह सारा रेडीमेड है हमारे यहाँ 75% तो ऐसे ही सारा चीज़ लगा रहता है। जो आप अपने कैमरे के नजर दिखाते सारा बैरिकेडिंग लगा रहता है। सिर्फ थोड़ा सा जो बैरिकेडिंग बच जाता है वो हम लोग, और अर्घा जो बाहर अर्घा रहता है वो हम लोग 24 घंटे के अंदर पूरा पूर्ण कर लेते हैं। बाकी जो हमारे सेवा दल के सदस्य हैं उनका सारा बायोडाटा ले लिया गया है और उनका आई कार्ड बनने के लिए दे दिया गया है। आई कार्ड बन के 2-4-5 दिन में आ जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। और मंदिर कोरोना काल का संक्रमण फिर बढ़ रहा है, इस कारण मंदिर जो है अपने स्तर से प्रयास करेगी और जिला प्रशासन से भी आग्रह करेगी कि मंदिर में जो भी श्रद्धालु हैं उनकी टीकाकरण होनी ही चाहिए। साथ में मास्क अत्यावश्यक है, बिना मास्क के मंदिर में कोई प्रवेश न करे, ये हमारा भी कर्तव्य बनेगा। और जिला प्रशासन से सहयोग मांगेंगे, जिला सेवा दल के सदस्य रहेंगे, लोग भी कहेंगे कि भाई बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर में सीधा शिवलिंग पे जलार्पण होगा या फिर वैसे ही? देखिए, अर्घा के माध्यम से ही होगा। रविवार को रात से लेकर और सोमवार को
दिन भर अर्घा के माध्यम से होगा। बाकी सब दिन बड़ा अर्घा जो परघा जो बाबा का मंडप लगा है, छोटा मंडप लगता है, जब सावन के महीने बड़ा मंडप लगता है, बड़ा मंडप के माध्यम से ही बाबा को जलार्पण करेंगे। आप विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकेंगे। साहिबगंज थाना क्षेत्र के गुलाबपट्टी गांव में एक विवाहित की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जिले में मात्र 10,000 रुपए के लिए एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। घटना साहिबगंज थाना इलाके के गुलाबपट्टी गांव वार्ड 7 की है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतका की पहचान उसी गांव के चंदन कुमार की पत्नी 21 वर्षीय नीलू कुमारी के रूप में हुई है। नीलू का शव उसी के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। परिवार वालों की माने तो सोने का चैन और 10,000 रुपए के लिए उसकी हत्या कर शव को पंखे में टांग दिया गया है। सूचना पर पहुंची साहिबगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सरैया जैतपुर निवासी अर्जुन राम की पुत्री नीलू की शादी 1 महीना पहले ही साहिबगंज के चंदन के साथ हुई थी। शादी के रस्म और मड़वा के दौरान के 10,000 रुपए का चंदन के द्वारा डिमांड किया गया था, लेकिन लड़की पक्ष के लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। शादी के थोड़े दिन के बाद से ही चंदन ने अपने पत्नी को लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इधर घटना के बाद मृतिका के पति समेत पूरा ससुराल पक्ष का लोग फरार है। वो मेरी साली लगेंगी और दहेज प्रताड़ित लोग कर रहा था। दहेज में ये लोग गाड़ी गहना जेवर उवर सब 3 लाख रुपया कैश प्लस 10,000 रुपया अपना मरवा के सभाखन के लिए रख लिए थे। मेरे फूफा जी हुआ तो वो बोले कि नहीं हमारे 10,000 रुपया रखे हैं तो हमारे बरतिया के मीट या मछली खिलाना होगा। तो हम शादी में बरतिया को मीट चावल का व्यवस्था बहुत धूमधाम से शादी किए। शादी हुआ 2 मार्च के 2/5/2021 मतलब 1 महीना 24 दिन शादी के हुआ था जी। ये नहीं 1 महीना ये 2022 में हुआ है जी 2022 में हुआ है। अभी थोड़ा नर्वस है, हम आप लोग के सामने कुछ बात रखने में ये असमर्थ हैं। उसके बाद में ये लोग फ़ोन से बात प्रताड़ित करता था, कभी कभी बात कराता था और ज़्यादा ये लोग के गुस्सा था तो मेरे यहाँ पहुँचा देता, चाहे फूफा जी के यहाँ पहुँचा देता। लोग क्या किया कि कल आज ही की रात में उनको मतलब गला दबा के ये लोग मर्डर कर दिया और उसको 100 को मतलब लटका दिया घर में और उधर चौकी उकी रख दिया कि अपने से ही आत्महत्या की है। तब हम तो घर पे थे, ये सबका पुष्टि तो अब वहाँ प्रशासन करेगी। दूसरी बात मेरी प्रशासन में ये कमी मिला, जब हम वहाँ गए तो प्रशासन के पास फ़ोन किए। कौन मिला आपको? हमको मिला उसका ससुर कहा कि घर में मर गई। कौन कहा था आपको? इसका ससुर। ससुर नाम। अच्छा, कैसा मैंने बॉडी किस तरह से रखा हुआ था देखे हैं? टांगा हुआ था, हम देखे टांगा हुआ था। अच्छा, कुछ आशंका ही बुझा रहा है कि हत्या है कि आत्महत्या है? समरनाली सभा कक्ष में डीडीसी की अध्यक्षता में धूम्रपान मुक्त जिला घोषणा समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के 3 जिला मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। इस अवसर पर शुक्रवार को समरनालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में धूम्रपान मुक्त जिला घोषणा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उप विकास आयुक्त के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा सहित जिले के तमाम संबंधित अधिकारी और कर्मियों ने भाग लिया और तंबाकू से दूर रहने के शपथ भी ली। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोटप्पा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिला धूम्रपान मुक्त बन गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तकरीबन 4-5 साल से कार्य चल रहा था, जिसमें नोडल पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जिला प्रशासन को सहयोग से ये कार्य संभव हो पाया है। इसके लिए उन्होंने तमाम जिला वासियों को बधाई और सम्मानित भी किया है। साथ ही कहा कि अब तंबाकू मुक्त जिला बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें तंबाकू के कुप्रभाव के बारे में बताया जाएगा, ताकि बहुत जल्द जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाया जा सके। टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसकी बैठक थी, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला में जो पब्लिक प्लेसेस पे
स्मोकिंग यूज़ को लेकर के जो सेक्शन 4 कोटपा एक्ट 2003 का उसको बैन करता है, उसके कंप्लायंस की रिपोर्ट हम लोग के पास है और उसके आधार पर 90+% कंप्लायंस है मुजफ्फरपुर जिले का। तो तदालोक में आज मुजफ्फरपुर जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। इस सैम्पलिंग प्लान में जो टीम गठित की गई थी उन्होंने 174 पब्लिक प्लेसेस पे और जिसमें 47 शैक्षणिक संस्थान थे और 53 टोबैको की जो सेल्स की दुकानें हैं उनका सर्वे किया। उसके सर्वे के आधार पर कंप्लायंस 90+% पाया गया है। तो हम लोग आज मुजफ्फरपुर जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। धूम्रपान निषेध क्षेत्रों में भी इसमें पहले से ही कोटपा एक्ट के तहत जो प्रावधान बने हुए हैं, पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना मना है और धूम्रपान करते पाए जाने पर जुर्माना का प्रावधान है। इसके आलोक में आज मीटिंग में हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि इसके कंप्लायंस के लिए लगातार रेगुलर इंटरवल पर ड्राइव्स चलाई जाएंगी ताकि हम लोग को जो स्टेटस मिला है धूम्रपान मुक्त जिले का ये बरकरार रहे और हम लोग आगे धूम्रपान मुक्त जिले से तंबाकू मुक्त जिले की तरफ बढ़ पाए। सर, कंजम्पशन को लेकर जो सेक्शन 5 और 6 है वो सेलिंग को लेकर के है, जिसमें कि सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर्स एंड बाई माइनर्स प्रोहिबिटेड है और उसमें जो भी दुकानें हैं वो जो शिक्षण संस्थान है उनसे निश्चित 100 गज के बाहर होनी चाहिए। पिक्टोरल वार्निंग्स और उनका जो डिस्प्ले है बैनर्स का वो होना चाहिए। इन सारे प्रावधानों पर भी लगातार ड्राइव चलाने के लिए और इस कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और मेरा मुजफ्फरपुर के जो भी लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग से हों, सामान्य जनता हो और विशेषतः जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उन लोगों से आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि इन सब से दूर रहें और विशेषतः तंबाकू एक अत्यंत खतरनाक और जानलेवा तत्व है। हम सभी को इसके विषय में पता है। तो मेरी सभी से यही अपील होगी कि पूर्णतः इन सब से बचें और जो भी प्रावधान है सरकार के उनका पालन करें और प्रावधान से अधिक स्वयं अपने परिवार और अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए तंबाकू के सेवन से किसी भी प्रकार का, चाहे वो च्यूइंग टोबैको हो, स्मोकिंग टोबैको हो, सब। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा प्रथम मुख्य प्रशासिका की 97वीं पुण्यतिथि पर आध्यात्मिक ज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासक मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की 97वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आम गोला स्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सभागार में आध्यात्मिक ज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजयोगिनी बीके रानी दीदी ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ का संस्मरण सभी भाई बहनों को सुनाया। रानी दीदी ने बताया कि सन 1936 ईस्वी में संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री प्रजापति ब्रह्मा बाबा ने 8 कन्याओं माताओं का ट्रस्ट बनाकर अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति दान कर दी। मातेश्वरी जी उस ट्रस्ट की मुखिया थी। 18 वर्ष की उम्र में मातेश्वरी जी ने संस्था की बागडोर संभाली और त्याग, तपस्या, सेवा, प्रेम एवं करुणा के संस्कार संस्था के सदस्यों में डाला। उसका प्रत्यक्ष स्वरूप वर्तमान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस दौरान संस्थान से जुड़े हुए सभी भाई एवं बहनों ने मम्मा के जीवन में प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लिया। दीदी ने बताया कि मातेश्वरी जगदम्बा सभी गुणों से संपूर्ण थी, इसलिए उन्हें सरस्वती कहा जाता है। आज का दिन इस संस्था की मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा मातेश्वरी जिन्हें माँ सरस्वती कहकर हम सभी मम्मा कह के पुकारते। जब से इस संस्था का प्रारंभ हुआ, जब बाबा के पास आई तो बहुत कम उम्र थी, लेकिन बाबा ने देखा कि ये शिव शक्ति स्वरूप है, ये माँ सरस्वती है, सर्व गुणों की खान है। जब बाबा ने ये साक्षात्कार किया और उन्हें मम्मा कहा और उस समय से वो उसी स्वरूपधारी होकर सारे कार्य जिम्मेवारियों से कर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।